हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम चालू कर रहे हैं पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में जैसा अपना जो चल रहा था एनसीईआरटी बेस्ड पी ब्लॉक अपन ने चालू कर रखा है। और इसमें आज अपन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ग्रुप नंबर 15 और नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके पहले अपन ने 2 फैमिली देख ली है, टोटल एनसीईआरटी बेस है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले ग्रुप नंबर 14 में हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। ग्रुप नंबर 15 लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो रहेगा, इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा वो क्या होता है, वो देखो। लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2Np3। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कौन 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 से मेंबर आते हैं इसमें, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है और एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। ये इसमें ये वाले तत्व आते हैं। नाइट्रोजन और ये फास्फोरस को हम क्या मानते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस को हम मानते हैं अधातु। ये अधातु होते हैं और ये उपधातु होते हैं, उपधातु होते हैं। और नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, धातु मानते हैं। तो ये इसमें आते हैं। सभी के लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सामान्य विन्यास अपने को दिया है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 और +5 सामान्य इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। और अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण पहले भी अपन देख चुके हैं, तो जो बिस्मिथ रहेगा इसमें 3+ ज्यादा स्थायी रहेगी, किसकी तुलना में, +5 की तुलना में। अक्रिय युग्म प्रभाव अपन ने देख ही लिया है क्या होता है। तो ये इसमें ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ज्यादा स्थायी होगी। इसके बाद अगली अपन देखें, आकार की बात करें तो नीचे जाने पे आकार लगातार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु जो कक्षाओं की संख्या होती है वो बढ़ती है। इन दोनों का आकार लगभग क्या है, बराबर मान सकते हैं आप। इसके बाद आयनन ऊर्जा, नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा जो रहेगी वो लगातार क्या होगी, कम होगी। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी है, एंटीमनी की। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्वथनांक का क्रम दिया है। तो क्वथनांक के क्रम में अपने को पता है कि क्वथनांक जो रहता है वो अणु भार पर, परमाणु भार पर निर्भर करता है। तो नीचे जाने पर परमाणु भार बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक इनमें कौन होगा, नाइट्रोजन होता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, 3 से अधिक होती है। तो ये जनरल बातें हो गई। इनर पेयर्ड इफेक्ट के कारण अपने को पता है कि क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, +3 ज्यादा स्थायी होती है +5 की तुलना में। ये किसमें होता है, बिस्मिथ में होता है। अगली बात इसमें अपन देखें कि इनके जो ऑक्साइड हैं, इस समूह के जो ऑक्साइड हैं, इनमें क्या होता है, सामान्यतः हम देखें तो इनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और ऑक्सीजन में क्या होता है, डाई नेगेटिव। तो क्रॉस करें अगर हम तो देखो किस प्रकार के ये क्या होंगे, 3, और इस पे 2 नेगेटिव रहते हैं तो 2 लिख देते हैं। तो किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ये E2O3 प्रकार के इनके ऑक्साइड होते हैं। और इस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। और दूसरे कौन से प्रकार के बनाएंगे, ये अगर अपन 5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले की बात करें तो वो वाला देख लो। 5 वाले की अगर आप बात करोगे तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो क्या बनेंगे, ये E2O5। आ रही बात, तो ये बन जाएंगे इसमें। इसके बाद अगली अपन, अच्छा इसमें जो है ये यहाँ से ये 3 है, ये नॉन मेटल होते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। उपधातुओं के कैसे होते हैं, उपधातुओं के कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ये उभयधर्मी हो गए। और ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो नीचे जाने पर क्षारीय प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, अब अगली अपन बात कर रहे हैं, ये इनके ऑक्साइड की बात हो गई। ऑक्साइड के बाद अगली बात हो रही है किसकी, हाइड्राइड की। तो इनके जो हाइड्राइड है वो देखो, इसमें क्या होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था और हाइड्रोजन जो रहेगा, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, क्रॉस करके अगर अपन बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये 3 आएंगे और ये कितना आएगा, 1। तो कैसे होंगे हाइड्राइड, EH3 टाइप के इनके क्या होंगे, हाइड्राइड बनते हैं। इसके बाद हाइड्राइड में क्या क्या नाम है इनका, अमोनिया नाम है इसका, फॉस्फीन नाम है, आर्सीन, स्मिथीन और बिस्मिथीन इनके नाम होते हैं। फिर हाइड्राइड इंपोर्टेंट है। और हाइड्राइड के ऊपर क्या है, एक तो स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, नाइट्रोजन का। और उसका कारण क्या है, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो रहेगा N और H, बंद क्या होगा इसका, छोटा। तो बंद छोटा होगा तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा।
वहीं बिस्मित का जो बंध रहेगा उसका आकार बड़ा है तो इसका बंध क्या होगा, बड़ा, और बड़ा बंध जो रहता है वो कैसा होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है, तो जल्दी टूट जाएगा। तो स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग नेचर जो रहता है स्थायित्व का क्या होता है, उल्टा होता है, सीधी बात है। रिड्यूसिंग नेचर मतलब अपचायक गुण जो रहता है वो क्या होगा, जो जल्दी से एच दान कर देगा वो अच्छा अपचायक कहलाता है। ठीक, तो ये अपचायक बेकार रहेगा कौन, अमोनिया, क्यों, क्योंकि ये जल्दी से बॉन्ड नहीं तोड़ता है। अगली इंपोर्टेंट बात है क्षारीय प्रबलता। तो क्षारीय प्रबलता में देखो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रबलता किसकी है, अमोनिया की, और उसका कारण क्या है, अमोनिया जो रहता है इसके पास क्या पाई जाती है, लोन पेयर पाई जाती है। तो ये लोन पेयर को क्या करता है, दाता होता है, ये लोन पेयर को क्या कर देता है, दान, लोन पेयर को दान करता है, इसलिए लुईस के अनुसार ये क्या होता है, क्षार होता है। तो ये लुईस क्षार की तरह कार्य करता है, लेकिन लुईस क्षार प्रबलता नीचे जाने पे कम होती है क्योंकि आकार बढ़ता है। अगली इंपोर्टेंट आईएमपी बात आता रहता है पेपर में, नीचे जाने पर इनका क्या होता है, अणुभार बढ़ता है, इनके हाइड्राइड का क्या बनेगा, अणुभार बढ़ेगा। तो अणुभार बढ़ेगा तो इनके क्वथनांक जो है वो बढ़ना चाहिए। सबसे कम क्वथनांक किसका होना चाहिए था, NH3 का, लेकिन आप देख रहे हैं NH3 कहां पे आ गया, बीच में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसमें कौन से बंध है, हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्राइड में, इसमें अमोनिया में इसका बॉइलिंग पॉइंट असमान रूप से क्या हो गया, ज्यादा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका वाष्पदाब क्या होगा, ज्यादा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका वाष्पदाब क्या होता है, कम, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वाष्पदाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। अगला बॉन्ड एंगल, बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं अपन। तो बॉन्ड एंगल में क्या करते हैं, इसका अमोनिया में sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण और पिरामिडल शेप, और 160 डिग्री का एंगल होता है। इसके सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पे क्या पाई जाती है, एक लोन पेयर पाई जाती है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो बंध कोण क्या है, 90 डिग्री तक क्या होते जाता था, कम होते जाता है। अचानक से क्या होते जाता है, कम होते जाता है रिपल्सन के कारण। तो बंध कोण का क्रम क्या होगा, नीचे जाने पे क्या होगा, कम। तो देखो क्या है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट इंपोर्टेंट है, नीचे जाने पे बढ़ता है, लेकिन अपवाद है, अपवाद वाली चीजें इनऑर्गेनिक में क्या है, इंपोर्टेंट है। तो ये जो अमोनिया रहता है इसमें हाइड्रोजन बंद होने के कारण क्या होता है, ये इसका क्वथनांक असमान रूप से क्या है, ज्यादा है। तो ऑक्साइड में ये देखना है कौन अम्लीय, तो अपन ने देखा है कि ये क्या होता है, जो अधातु है उसका ऑक्साइड अम्लीय होता है, उपधातु जो रहता है उसका ऑक्साइड कैसा होता है, उभयधर्मी, और इसका कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगली अपन बात कर रहे हैं, अगला अपने को देखना है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन मतलब N2 की बात है। नाइट्रोजन जो रहती है, नाइट्रोजन गैस जो रहती है वो क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब इसको बनाते कैसे है और हमारे काम का क्या है जो पेपर में आ सकता है, हम उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए पहले तो क्या है, NH4NO2 बनाया जाता है, और इसको अगर गर्म कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है, NH4NO2 अमोनियम नाइट्रो बोलते हैं इसको, इससे गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, NO2 नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। अगला दूसरा तरीका है इसको बनाने का, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने के बाद क्या बनता है, NO2 गैस बनती है और Cr2O3 का निर्माण होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये भी ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक, कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो रहता है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एक तो नाइट्रोजन गैस और एक ग्रीन कलर का यौगिक बनता है, उसका नाम क्या है, Cr2O3। तो डाई नाइट्रोजन बन जाती है इससे। डाई नाइट्रोजन के बाद दो तरीके हो गए डाई नाइट्रोजन बनाने के। अच्छा, इस पे एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है, और उसका आंसर क्या था, अमोनियम डाइक्रोमेट उसका आंसर था, क्योंकि इसको गर्म करने से क्या बन रहा है, नाइट्रोजन गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है। फिर आपको बहुत ज्यादा शुद्ध मात्रा में अगर नाइट्रोजन चाहिए तो फिर दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, बेरियम एजाइड को गर्म कर दो, और एक क्या है, सोडियम एजाइड। एजाइड क्या होता है, एजाइड बोलते हैं जिसपे N3 और एक क्या होता है, नेगेटिव, ये एजाइड होते हैं। तो शुद्ध अवस्था में बनाने के लिए क्या चाहिए, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड। तो इनसे क्या बना देंगे अपन, नाइट्रोजन बन जाती है। तो डाई नाइट्रोजन बनाने के कितने, 4 विधि अपने को NCERT में दी गई है। पहली 2 विधि ये हो गई, इनसे शुद्ध नहीं बनता है, और ये 2 विधि जो है उनसे क्या बनता है, शुद्ध बनता है, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड, शुद्ध बनाने की विधि। तो ये अपने को ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगली बात है नाइट्रोजन के बारे में जो मेन बातें मैं आपको वो बताऊंगा। वैसे तो NCERT में बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन जो क्वेश्चन कहां से आने की पॉसिबिलिटी रहती है उन चीजों पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। तो देखो
नाइट्रोजन जो रहती है ट्रिपल बंद होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, केमिकल बॉन्डिंग से कर सकते हो। एनवायरमेंट में पाई जाती है, हमें दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है, तो रंगहीन होती है। स्वाद आता है कि हमें नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है तो क्या है, ये स्वादहीन है। गंध आती है क्या? तो गंधहीन होती है। ठीक, इसके बाद इसके दो समस्थानिक होते हैं 14 और 15, उसमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होती है, घुलनशीलता भले ही क्या है, आंशिक घुलनशील होती है, दाब बढ़ाते हैं तो इसकी घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दाब बढ़ाने से। इसके बाद कमरे के ताप पर ये क्या है, कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील होने के कारण है 3 बंध पाए जाते हैं इसमें, 1 सिग्मा और 2 पाई बंध पाए जाते हैं। अब इसकी बंध ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए ये आसानी से क्रिया नहीं करती है, परंतु तापमान यदि तुमने बढ़ा दिया तो इसकी क्रियाशीलता अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके बाद अगली बात क्या है, नाइट्रोजन जो रहती है वो आयनिक नाइट्राइट का निर्माण करती है और अधातुओं से भी क्रिया करती है। मतलब धातुओं से तो क्या बनेगी, ये बनाएगी नाइट्राइट। जैसे लिथियम से के साथ इसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, लिथियम +1 होता है, नाइट्राइट मतलब 3 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Li3n, ये इस तरह से बना देगी। मैग्नीशियम जो रहेगा उसके पास क्या होता है, डाई प्लस होता है मैग्नीशियम, N क्या होता है 3 नेगेटिव, क्रॉस करके देखेंगे अपन तो देखो क्या बनेगा, ये 3 और ये क्या बन गया 2, तो क्या हो जाएगा Mg3n2। इस तरह से ये क्या करेगी, नाइट्राइट का निर्माण करती है। हेवर विधि अपन डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। हेवर विधि में ये अधातु मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी। तो अपना इसमें ही है, अभी आगे अपन देखेंगे, उसको डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कि नाइट्रोजन जो रहता है सभी का अपन दहन करते हैं, किसी भी चीज को आप जलाते हो, दहन करते हो, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, बंद कितने हो रहे हैं, 3 बंद हैं, तो बंद तोड़ने में ऊर्जा लगती है और ऑक्सीजन के साथ अपन इसको जलाते हैं तो उल्टा अपने को ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। और कितना तापमान, वो भी देखो जरा, कितने तापमान की जरूरत पड़ती है, 2000 केल्विन तापमान की जरूरत पड़ रही है। और क्या बन रहा है इसमें, NO बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी चीज को आप दहन करते हो, जैसे आप क्या करते हो, CH4 की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं हम, और क्या बनता है उसमें, CO2 और H2O बनता है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन नाइट्रोजन का दहन करने में ऊर्जा हमें क्या करनी पड़ रही है, खर्च करनी पड़ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और खर्च क्यों करनी पड़ रही है, उसका कारण है कि इसमें क्या होता है, ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात दी है, इसके उपयोग के बारे में बात दी है। तो बस उपयोग के ऊपर देखो, क्वेश्चन तो आता नहीं है, फिर भी आप NCERT में दिया है तो आप पढ़ सकते हो। नाइट्रोजन कहाँ पाई जाती है, उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह बनाने में उपयोग में लाते हैं। अक्रिय वातावरण आपको करना है। अक्रिय वातावरण मतलब आपको लग रहा है कि आग लगने का डर है, तो वहां पे नाइट्रोजन गैस का छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वहां पे आग लगने का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद इसको अमोनिया से हेवर विधि में इसका उपयोग अपन लेते ही हैं, तो ये इसके क्या है, उपयोग है। इसके बाद अगला क्या है, अगली बात दी है अमोनिया की। तो अगला नई बात अपन चालू कर रहे हैं किसकी, अमोनिया की। तो डाई नाइट्रोजन में की बात खत्म हो गई, अब अपन बात करेंगे किसकी, अमोनिया। अमोनिया जो रहती है उसको कैसे बनाया जाता है, तो मिट्टी में जो रहता है, मिट्टी में क्या है, ये यूरिया को अपन डालते हैं, तो यूरिया पानी से क्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, और ये गर्म करके क्या बना देता है, अमोनिया का निर्माण करता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है अमोनियम क्लोराइड की क्रिया करा दो, कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और अमोनियम सल्फेट की क्रिया करा दो NaOH से, तो अमोनिया बन जाती है। ये 3 तरीके हैं। दूसरा लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीका है, आप उस पर आ जाइए, ये हेवर विधि। तो अमोनिया निर्माण की हेवर विधि सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक, और दूसरी बात ये, हेवर विधि में कौन कौन सी काम की बातें हैं। नंबर 1, इसमें जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट होता है, वो है आयरन का ऑक्साइड, और आयरन के ऑक्साइड के साथ अपन इसमें मिलाते हैं प्लस K2O और Al2O3, ये मिलाया जाता है इसमें। ठीक, ये उत्प्रेरक होता है, ये ध्यान रखना है। आयरन का ऑक्साइड है, अपन वैसे अकेला ये पढ़ते हैं आयरन, लेकिन ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला इसमें क्या होता है, वर्धक होता है। वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसमें वो कौन होता है, मोलिब्डेनम, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसमें लिखा नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें तापमान, इसमें दाब बहुत ज्यादा चाहिए, कितना, 200 ATM, या फिर क्या करते हैं अपन 200 × 10⁵ पास्कल। और अगर मैं इसको क्या कर लूं 20 और 10⁻6 कर दूं
तो ये क्या हो जाएगा पास्कल, और इसकी जगह अपन मेगा पास्कल कर सकते हैं, मेगा पास्कल 10⁶ की जगह। तो इतना ज्यादा इसमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। दूसरी बात, इसमें क्या करते हैं अपन, प्रेशर इसमें इसको ज्यादा से ज्यादा बने तो उसके लिए दाब क्या करना पड़ेगा, उच्च, क्योंकि देखो आप 1 मोल इसका है और 3 मोल इसके हैं, ज्यादा मोल से कम वाले मोल बना रहे हो, तो इधर 4 मोल है और कितना मोल बनेगा इधर 1 मोल। तो अपने को इस क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दाब को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ेगा। ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी, इसमें ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ऊर्जा बाहर निकलती है तो तापमान क्या करना पड़ेगा, तापमान क्या करना पड़ेगा, कम। तो इसमें 2 चीजें याद रखना है, इसमें फेवरेबल करने के लिए अमोनिया निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो तो अपने को दाब क्या करना पड़ेगा, दाब तो करना पड़ेगा निम्न, और ताप क्या करना पड़ेगा, सॉरी ताप उच्च करना पड़ेगा, ताप क्या करना पड़ेगा, उच्च, और तापमान क्या करना पड़ेगा, निम्न करना पड़ेगा। दाब क्या करना पड़ेगा, उच्च, और तापमान क्या करना पड़ेगा, निम्न करना पड़ेगा, तो अमोनिया का निर्माण होगा। ये फेवरेबल कंडीशन है और ये दोनों दिशाओं में चलती है। साम व्यवस्था इधर विस्थापित हो जाती है। बाकी बातें अपने रासायनिक साम अपन पढ़ते हैं उसमें अपन ने देखी है। इसके बाद अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है, अमोनिया जो रहती है उस पर संकरण क्या होता है, sp3 संकरण होता है, एक लॉन पेयर पाई जाती है इसमें, और पिरामिडल शेप होता है इसका, त्रिकोणीय, सॉरी पिरामिड के शेप का होता है। ये देखें पिरामिड दिख रहा है, ये इसके पिरामिड, ये पिरामिड के शेप का होता है, लॉन पेयर एक पाई जाती है। इसमें जो बंद कोण होता है वो कितना है, 107 का बंद कोण होता है। तो ये पिरामिडल शेप और sp3 संकरण एक लॉन पेयर पाई जाती है, इसीलिए ये लुईस अम्ल का, लुईस क्षार का कार्य करता है और 160 डिग्री का क्या है, एंगल है। इंपोर्टेंट विधि है, नाम याद रखना है, उत्प्रेरक याद रखना है, उत्प्रेरक कौन है ये ध्यान रखना है, वर्धक कौन होता है, मॉलिब्डेनम, और कितना प्रेशर ज्यादा क्यों चाहिए उसका कारण, और दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और ताप क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए इसमें। ठीक, ये काम की बात है। डायग्राम बस आप देख सकते हो, और डायग्राम में अपने को ड्राइंग करने का तो अपना कुछ है नहीं है। अगली अपन जो मैंने बातें बताई वही बातें इसमें लिखी है कि अमोनिया जो रहती है हाइड्रोजन बंध बनाती है, अपन ने देख लिया था, हाइड्रोजन बंध से जुड़ी रहती है। एक गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली क्या होती है, रंगहीन गैस होती है। त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होती है इसका अणु, अपन ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद अगला चित्र में अपन ने देख लिया है, सारी बातें उसकी बारे में लिखी है। लॉन पेयर एक पाई जाती है, बंद कोण की अपन ने बात करी ली। अगली बात है कि ये अमोनिया जो रहती है जल में अत्यधिक क्या है, विलेय है, और विलेय होते ही क्या करती है, ये दुर्बल क्षार का कार्य करती है। दुर्बल क्षार क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये जल से रिएक्शन करके अमोनियम में कन्वर्ट हो रही है, और इसका जो जलीय विलयन है उसमें क्या मिलेगा, OH आयन मिलेगा। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये क्या है, क्षारीय प्रकृति की है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी मिलेंगे जल में, मतलब जल में क्या मिलेगा, अमोनियम आयन मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा इसके जलीय विलयन में। ठीक, अगली बात है इसका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, मतलब ये क्या करती है, अगर इनकी क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो ये लवण का निर्माण कर देगी। कैसा, मान लो आपने किसके साथ क्रिया कराई, इसकी NH3 प्लस HCl के साथ करवाओगे तो ये क्या बना देगी, NH4Cl बना देगी। ठीक, H2SO4 से कराओगे तो ये बन जाएगा NH3 प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा, इसमें अमोनियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद काम की बात क्या है, काम की बात ये कि ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है जो अपन ने बनाई थी, इसमें यदि अपन ने कॉपर सल्फेट मिलाया, कॉपर सल्फेट को अगर अपन मिलाते हैं तो ये कॉपर सल्फेट का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का कौन सा पीपीटी देगी, व्हाइट पीपीटी देती है। व्हाइट पीपीटी मतलब सफेद अपक्षेप। FeCl3 के साथ अगर अपन इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बना देती है क्या, Fe2CO3 और .XH2O, ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का। ये फार्मूला है काय का, जंग का, लोहे में जो जंग लग जाती है भूरे कलर की। ठीक, तो उसका फार्मूला है। तो ये इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तो जिंक को जिंक हाइड्रोक्साइड में बदल देती है, आयरन को काय में जो उसका ऑक्साइड होता है, मतलब जो जंग लग जाती है उसमें बदल देती है। ये वाली बातें इसमें ध्यान रखना है। इसके साथ कैसा कलर, व्हाइट पीपीटी, और इसके साथ पूरा कलर इसमें आता है। ठीक, बाकी सारी बातें अपन ने ये देख ही ली हैं। अगली बात इसमें ये है कि ये काय का परीक्षण, इसका उपयोग काय के लिए कर लेते हैं, अमोनिया का उपयोग एक तो कॉपर 2+ का परीक्षण लगाने के लिए, और किसकी, Ag2+ का, इन दोनों की क्या करने के लिए, पहचान करने के लिए। तो देखो जरा क्या है उसमें,
जैसे ये कॉपर जो रहता है कॉपर 2+ के रूप में है, और ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अमोनिया से तुमने क्रिया करी तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये डीप ब्लू कलर का होगा, गहरे नीले रंग का हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कॉपर 2+ का ये। अच्छा, इसमें लिगेंड कई लोगों को दिक्कत आती है, तो आप याद करने का तरीका है कि कितनी अमोनिया जुड़ेंगी, तो कॉपर में 2+ है तो उसके डबल कर लो, कितने जुड़ जाएंगी, 4। सिल्वर जो रहता है ये सिल्वर Ag+, पहले क्लोराइड में बदलते हैं, कैसे कलर का होता है, ये व्हाइट PBT, तो ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और इसमें क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1, तो इसमें कितने, उसके डबल कितने, 2 अमोनिया इससे जुड़ जाती हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगी, उपसंयोजी यौगिक बना लेगी। ठीक, तो ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का क्या हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा, अमोनिया से क्रिया करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के। और सिल्वर जो रहता है वो व्हाइट PBT देगा। तो कॉपर 2+ का और सिल्वर प्लस का हम क्या लगा सकते हैं, अमोनिया से परीक्षण लगा सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि ये आयन है। फिर उसके उपयोग दिए हैं, तो आपको पता है उर्वरक वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगली काम की बात, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो रहता है वो कौन कौन सी ऑक्साइड बनाता है, तो +1, +2, +3, +4 वाले 2 और +5 वाला 1। ठीक, इसमें ये क्या होता है, ये 4 करना है। तो एक तो इसका नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, या इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस इसको बोला जाता है। ठीक, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या इसको सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं, या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक, इनके स्ट्रक्चर भी अपन देखने वाले हैं, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है। ये पेंटा ऑक्साइड, ये कौन सा है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बनाने की विधि में इसमें अपन एक तो बनाने की विधि, अच्छा इसके पहले बनाने की विधि में एक तो ये हमने अभी नाइट्रोजन बनाया था, बनाने की विधि में एक तो अपने को देखना है N2O नाइट्रस ऑक्साइड कैसे बनता है। तो इसको क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 बन जाता है। अभी अपन ने पहले रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें अभी नाइट्रोजन बना के आए हो तुम, उधर क्या था, NO2 था, तो उससे क्या बन रहा था, N2 बन रहा था। इधर एक ऑक्सीजन बढ़ा दी तो इधर भी एक ऑक्सीजन बढ़ गई, इस तरह से तुम याद रख सकते हो। दूसरी जो इंपोर्टेंट विधि है कौन सी वाली, जो ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे को लग रही है, एक तो ये होती है कि लेड जो नाइट्रेट रहता है, किसी का भी नाइट्रेट हो, चाहे S ब्लॉक में भी अपन ने देखा था, एक तो लिथियम का नाइट्रेट देखा था, और उधर वाले जो थे उनको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये NO2 गैस का निर्माण होता है। मतलब नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 गैस बनती है। ठीक, फिर ये तो डाइमर है। अगला इंपोर्टेंट जो है वो ये वाली कि नाइट्रिक एसिड को P4O10 के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का निर्माण होता है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके बाद एक अपने को ये ध्यान रखना है कि इनकी प्रकृति कैसी है, तो इसमें ये ध्यान रखना है सभी कलरलेस है। एक तो भूरे रंग की गैस होती है कौन, NO2, ये ध्यान रखना है। और ये ब्लू कलर का क्या होता है, सॉलिड होता है। तो 2 के कलर याद रखना है, N2O3 और क्या होगा, N2O। ये दोनों क्या है, कलरफुल है। ये नीले रंग का कठोर है और ये भूरे रंग की क्या होती है, गैस होती है। तो ये बनाने की विधि, बाकी इसके बनाने की विधि में आप देख सकते हो 1 2 3 ये बनाने की विधि। ये तो डाइमर बन गया उसका, और इसमें NO की रिएक्शन N2O4 से करा देंगे तो N2O3 बन जाएगा। NO बनाने के लिए क्या कर रहा है, सोडियम नाइट्रो की रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ और H2SO4 के साथ कराना है, तो ये अपने को NO बन रहा है। सभी कलरलेस हैं, 2 के अगर कलर है। अब कौन एसिडिक है और कौन न्यूट्रल है इसकी अपन बात कर लेते हैं। एक तो ये बात करना है और एक इनके साइज की उसकी बात करना है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि N2O फिर NO फिर N2O3 NO2 और N2O5। ठीक, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +1 है, प्लस की 2 है, प्लस की 3 है, प्लस की 4 है और प्लस की क्या है 5। ठीक, तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम ये वाला आप याद कर सकते हो। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इनकी संरचना भी बनी हुई है एनसीईआरटी में। ये क्या होता है, इस टाइप की संरचना बनाएगा, 3 बॉन्ड, और ये अपनी लोन पेयर को इसको दान कर देगा। दूसरा इसमें रेजोनेंस होता है तो ये इस टाइप की संरचना में भी बदल जाता है। NO जो रहता है वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो ऐसी संरचना बनाएगा। ठीक, N2O3 ये पहले वाला हो गया, दूसरे वाला हो गया,
इसमें भी रेजोनेंस रहता है तो 3 बॉन्ड भी बन जाते हैं। तीसरे वाले में क्या करना पड़ेगा अपने को, इसमें स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है इसका, नाइट्रोजन इधर से बॉन्ड बनाएगा और इधर से बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड बनाएगा। इस वाले में रेजोनेंस होगा, इधर रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक, ये वाली बंध लंबाइयां क्या होंगी, समान। चौथा वाला जो है, फोर्थ नंबर का जो है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक है। इस पे ये लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा, इसमें भी रेजोनेंस रहता है, इधर उधर घूमता रहेगा। और पांचवें नंबर का कौन सा, N2O5। N2O5 में इस टाइप की संरचना रहेगी। नाइट्रोजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर को दान करेगा उपसहसंयोजी बंध के साथ, और इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। खास ध्यान ये रखना है कि इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है N2O5 में, और सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक, अच्छा, फिर आ जाता है कि इसमें कौन पैरामैग्नेटिक और कौन डाईमैग्नेटिक। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ये पता कर लो कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का योग, ठीक, यदि क्या आ रहा है, सम आ रहा है तो ये होता है प्रतिचुंबकीय, और विषम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। अब कोई तुमसे पूछ ले कि कौन सा नाइट्रोजन कैसा है, तो देखो उसको तरीका क्या है। जैसे ये ज्यादा क्वेश्चन आता है N2O वाला, तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में, संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्सीजन में कितने, 6। दूसरे ऑक्सीजन में भी कितने, 6। इक्वल टू कितने हो रहे हैं, 6 6 12, और कितने हो गए, 17 हो गए। 17 मतलब कैसी संख्या आ गई, विषम। विषम मतलब ये कैसा है, अनुचुंबकीय है। तो किसी भी ऑक्साइड के बारे में आपको अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, ये पता करना है, तो अपन ये तरीका है, इससे अपन ये पता कर सकते हैं। ये वाला शॉर्ट ट्रिक जो है वो हर जगह पे काम में आएगी। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का योग, और सम है तो प्रतिचुंबकीय और विषम है तो अनुचुंबकीय। तो ये अपनी ऑक्साइड वाली बात खत्म हो गई। नेक्स्ट अगला है जो नाइट्रोजन जो रहता है उसके ऑक्सी एसिड के बारे में बात दी है, स्ट्रक्चर भी बना के दिए हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये वाले स्ट्रक्चर बने नहीं है। मेन अपने को देखना है, 3 प्रकार का है। हाइपोनाइट्रस होता है ये, H2N2O2, ये उसकी संरचना बनी है। 2 टाइप से बनाता है ये, सिस और ट्रांस। ठीक, फिर है नाइट्रस एसिड HNO2 ये होता है, इसकी स्ट्रक्चर बना है। ठीक, अगला क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो देखें नाइट्रिक एसिड में क्या है, एक तो उसके बनाने की विधि में प्रयोगशाला विधि तो हम देखेंगे नहीं, मेन हम देखेंगे इसमें व्यापारिक विधि और ओस्टवाल्ड विधि। इंपोर्टेंट, ओस्टवाल्ड विधि जो रहती है इसमें कैसे HNO3 बना रहे हैं अपन, HNO3 बना रहे हैं नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 बनाने की विधि का नाम है ओस्टवाल्ड विधि। इसके बाद व्यापारिक विधि है, कैसे बनाते हैं इसको देखो। पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया की क्रिया कराते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, प्लेटिनम गैस बोलते हैं इसको, और या रोडियम RH, ये कैटलिस्ट लेते हैं। 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर रहता है। तो पहले बनता है NO, इसमें NO को क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं हम, अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया करा के। प्लेटिनम इसमें उत्प्रेरक है। क्वेश्चन आ जाता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा उत्प्रेरक होता है, तो प्लेटिनम ध्यान रखना है मेनली। ठीक, अमोनिया की तरह ये भी कैसी है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। फिर अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, जो NO है उसको काय में ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के काय में बदल देते हैं, N2O में बदल देते हैं। और N2O में क्या मिला देते हैं, पानी मिला देंगे, जल मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो HNO3 बन जाएगा। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या हो गया, बनाने की विधि है, और ये फिर से इसमें उपयोग होता रहेगा, बार बार उपयोग होता रहता है। ठीक, अगली बात क्या है, फिर इसको अपन प्योर कर देते हैं। नाइट्रिक एसिड की जो संरचना है ये इस टाइप की संरचना होती है। ये वाले बंध क्या होंगे, ये वाले बंध क्या होंगे, ये अपन को, हालांकि स्ट्रक्चर के इतना ज्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है। एक बात ध्यान रख लेना आप कि इसमें संकरण होता है sp3, नाइट्रोजन में संकरण कौन सा होता है, sp3 HNO3 के इसमें नाइट्रोजन में। इसके बाद अगली अपन बात कर लेते हैं HNO3 के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है उनकी बात करेंगे। इसमें लिखा है कि इसको आश्रित करके, इतना सांद्रित करके H2SO4 की सहायता से इसमें से जो जल है उसको बाहर निकाल देते हैं, और 98% शुद्ध ये अपने को HNO3 प्राप्त हो जाता है। संरचना के बारे में उधर अपन ने बात कर ही ली है।
अगली अपन जो बात कर रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड जो रहता है एक प्रबल अम्ल का काम करता है। ठीक, प्रबल अम्ल का काम करता है। ये बात काहे से पता चलती है कि जल में अपन ने जैसे ही घोला तो ये क्या करता है, जल में H आयन को दान करके, और जल को जैसे ही H2O को जैसे ही क्या मिलता है, H आयन मिलता है, तो वो कायम बदल जाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है और नाइट्रेट आयन देता है, ये वाले आयन बदल जाता है। तो ये प्रबल अम्ल का काम करता है। अगली बात है, ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ठीक है, बाकी सबसे क्रिया कर लेता है। ध्यान रखना है, सोना चांदी और अक्रिय गैसें जो रहती हैं, इनके उत्कृष्ट गैसें जो रहती हैं उनसे तो क्रिया कोई करता ही नहीं है। और दूसरा, सोना और चांदी ये कैसे होते हैं, ये भी अक्रिय धातु होते हैं, इनसे क्रिया नहीं करता है HNO3, बाकी सबसे क्रिया कर लेता है। दूसरा, ये एल्यूमिनियम वगैरह जो रहता है उससे भी क्रिया नहीं करता है। अब इसकी जो ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूट कॉपर लिया है, ये डाइल्यूट लिया है अपन ने, तो उसके साथ क्या बनाएगा, ये NO, और कॉपर HNO3 से क्रिया करे, चाहे तो डाइल्यूट से करे या कॉन्सेंट्रेटेड से करे, क्या बनाता है, नाइट्रेट में बदल जाता है। और सांद्र के साथ हमेशा क्या बनने वाला है, NO2, ये ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है, कॉपर के साथ डाइल्यूट है तो कॉपर के साथ क्या बनाता है, ये NO। अभी अपन देखेंगे जिंक है और जिंक के साथ क्या है, डाइल्यूट है, तनु है, तो क्या बनाएगा, N2। बाकी सबके साथ, वाटर तो बाहर निकालेगा, बाकी सबके साथ नाइट्रेट बनाएगा। कॉपर है तो कॉपर का नाइट्रेट, अगर जिंक रहेगा तो जिंक का नाइट्रेट। और डाइल्यूट पे अकेला ध्यान रखना है, कॉपर के साथ NO और जिंक के साथ NO2। देखें जरा, तो देखो यही वाली बात जो लिखी है वो मैंने बताई है, वो ये है कि जिंक के साथ डाइल्यूट है तो क्या बनाएगा, N2 गैस बनाएगा, और नाइट्रेट तो बन ही रहा है। ऐसे ही जिंक के साथ, सांद्र के साथ क्या बनाएगा, NO2 गैस। NO2 गैस कैसी होती है, भूरे रंग की गैस होती है। अगली बात है कि ये कॉपर के साथ, ये सांद्र HNO3 जो रहता है वो सबसे क्रिया कर रहा है, लेकिन कॉपर के साथ अभी तो एक तो किससे क्रिया नहीं कर रहा था, गोल्ड से और प्लेटिनम से, और अब कैसे नहीं कर रहा है, क्रोमियम और एल्यूमिनियम से भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो रहता है उसके ऊपर उसकी परत होती है, Al2O3 की क्या होती है, परत होती है, तो इसके कारण एल्यूमिनियम और क्रोमियम क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। ठीक, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस निकलती है ये अपने को देखना है HNO3 के साथ। अगली इसकी कौन सी है, ऑक्सीकरण की क्या है, किन किन का ये ऑक्सीकरण कर सकता है वो देखना है, अधातुओं में खासकर। तो देखो आयोडीन सबके साथ NO2 गैस निकालेगा, देखो जरा NO2 रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको NO2 देखना है, सबके साथ NO2 निकालेगा। आयोडीन जो रहता है, ये आयोडीन को आयोडिक एसिड में बदल देगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से क्या कर देगा, +5। कार्बन फैमिली की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, अधिकतम 4, तो देखो कार्बन को कायम बदल देगा, +4 में बदल देगा। सल्फर की सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +6 में बदल देगा। फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +5, तो +5 में बदल देगा, फास्फोरिक एसिड बनाएगा, ये H3PO4 में बदल देता है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, सबकी ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में बदल देता है, किसको, आयोडीन को, कार्बन को, सल्फर को और फास्फोरस को। अकेला आयोडीन में मैक्सिमम 7 होती है, लेकिन ये कहां तक पहुंचाता है उसको, 5 तक, और सबके साथ क्या निकालता है, NO2 गैस निकालता है। तो ये HNO3 की क्या हो गई, ऑक्सीकरण करने की जो रिएक्शन है उनकी बात हो गई, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पर, इसका नाइट्रिक एसिड जो रहता है, इसका भूरे रंग की वलय का एक परीक्षण होता है। तो क्या होता है, जैसे ही टेस्ट ट्यूब जो रहती है, उस टेस्ट ट्यूब में हम नाइट्रेट पहले से NO3 या नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, और इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फेट आयरन 2+, भूरे रंग की वलय का परीक्षण देता है। इसमें FeSO4 मिलाते हैं, दीवालों के सहारे ये मिलाते हैं, तो यहाँ पे एक ब्राउन कलर की, भूरे रंग की क्या बन जाती है, एक रिंग बन जाती है, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका फार्मूला ये ब्राउन रिंग वाले का ये 5 है, जिसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें NO जो रहता है वो प्लस के रूप में रहता है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आयरन +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। भूरे रंग की वलय जो बनती है उसमें आयरन +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, और ये एक अस्थायी होता है, अस्थायी क्या होता है, यौगिक होता है, ये ध्यान रखना है।
तो एक तो ये नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड का परीक्षण होता है, उसमें भूरे रंग की वलय बनती है, और भूरे रंग की जो वलय बनती है उसमें ये जो फार्मूला है वो याद रखना है, FeH2O5 और NO इसमें पॉजिटिव रहता है, ठीक, और इसमें आयरन जो रहता है वो क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। अच्छा, कभी कभी ये वाले कंपाउंड को ऐसा बना के भी दे सकते हैं भाई, FeH2O5NO और बाहर क्या होता है, SO4, तो ऐसा भी दे सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा है तो अपन इस पे ज्यादा जोर दें। +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है आयरन की, इसलिए आयरन क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि +1 ऑक्सीकरण अवस्था आयरन में ज्यादा स्थायी नहीं है। तो ये टेस्ट हो गया इसका। अगली बात, इसके उपयोग के बारे में बातें दी है, तो उपयोग की एक बार ऐसी रीडिंग लगाना है। अगली बात चालू करेंगे अपन किसकी, फॉस्फीन की बात चालू करने वाले, ठीक। देखिए फॉस्फीन जो रहता है बिल्कुल नाइट्रोजन के जैसा ही है, पिरामिडल शेप, ये देखो लोन पेयर एक पाई जाती है, ठीक। फॉस्फीन बनाने के तरीके क्या है, एक तो तरीका ये है कि कैल्शियम फॉस्फेट जो रहता है इसकी जल से क्रिया करा दो और HCl से क्रिया करा दो तो बन जाएगा NH3। अगली काम की बात जो है रिएक्शन है वो रही है, इसमें फास्फोरस की NaOH से रिएक्शन और H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉस्फीन बेस बनती है। इसमें ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, इसमें फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसमें जो फास्फोरस आप आएगा निकाल के देखोगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब इस क्रिया में फास्फोरस का अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और ऑक्सीकरण और अपचयन अगर दोनों साथ साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विषमानुपाती रिडॉक्स। विषमानुपाती रिडॉक्स के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक। ये ध्यान रखना है, फॉस्फीन बनाने के लिए कौन सा फास्फोरस लेते हैं अपन, व्हाइट फास्फोरस लेते हैं, ठीक। अगली बात, फॉस्फीन के बारे में जो बात लिखी है कि फॉस्फीन जो रहती है वो क्या होती है, शुद्ध अवस्था में अज्वलनशील रहती है, लेकिन अगर इसमें अपन P2H4 और P4 मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, वाष्पशील हो जाती है, ज्वलनशील हो जाती है, सॉरी ज्वलनशील हो जाएगी। इसके बाद ये अशुद्ध होती है, तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी क्रिया PH3 की क्रिया कराते हैं काय के साथ, HI के साथ, HI के साथ क्रिया करा के पहले इसको इसमें बदल दिया PH4I में, और फिर KOH से क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने को शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। अगली फॉस्फीन के बारे में जो बात है वो कि फॉस्फीन जो रहती है इधर कोई काम की ज्यादा बात है नहीं है कि ये किससे, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके कॉपर फॉस्फाइड बना देती है। बस इसमें ये देख सकते हो ये दुर्बल क्षार की तरह कार्य करती है, और कैसे ये अम्ल से क्रिया कर लेती है और इसको क्या कर देगी, अम्ल से क्रिया करके और ये सॉल्ट में बदल जाती है। तो दुर्बल क्षार है, जैसा अपन ने अमोनिया के लिए बात की थी वो। अगली बात, इसमें ये दुर्बल क्षार की तरह कार्य करती है उसके बारे में तो लिखा ही है ये। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये रही, इंपॉर्टेंट बात है इसका उपयोग, इसके उपयोग के बारे में याद करना है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। क्या याद रखना है इसमें, एक क्या होम सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या सिग्नल होता है, जैसे समुद्री जहाज जो रहते हैं उनमें यदि कोई खतरा आ गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक, वो डूबने वाला है, तो उसके लिए सिग्नल देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक कंटेनर लेते हैं, एक डिब्बा लेते हैं, इस डिब्बे में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड ये दोनों को मिलाकर उसमें रख दिया जाता है और उसमें छेद कर दिए जाते हैं। तो वो जैसे ही जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एसिटिलीन और फॉस्फीन गैस बनाता है, और इससे क्या बनता है, एक धुआं बनता है, धुएं का गुब्बारा बनता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि जो अपना जहाज है उसमें क्या है, कोई भी खतरा आ गया है। तो होम सिग्नल में क्वेश्चन आ चुका है कि होम सिग्नल जो रहता है उसमें क्या क्या मिला होता है। होम सिग्नल में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड ये दोनों का मिश्रण होता है क्या, होम सिग्नल। चलिए, तो फॉस्फीन वाली बात हो गई। फॉस्फीन के बाद अगला उसमें दिए हैलाइड वाली बातें दी हैं, तो हैलाइड क्या होती हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो हैलाइड जो रहते हैं इनमें दो प्रकार के ये हैलाइड बनाते हैं। ई ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3, हाइड्रोजन में क्या होता है, नेगेटिव, क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 1, तो नहीं सॉरी ये 3 और ये क्या होगा 1, तो ये क्या होगा EX3 का। एक तो ये हैलाइड बनाएंगे। दूसरे टाइप के कौन से, 5 ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है इनमें, ठीक, तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1,
तो क्या बनाएंगे, EX5 टाइप के भी ये कंपाउंड बनाएंगे। दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। खास ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो रहता है वो 3 वाला तो बना देगा, NCl3 बना देगा, ठीक, और NCl5 का निर्माण नहीं करेगा, जबकि फास्फोरस जो है वो क्या बना लेगा, PCl3 का निर्माण कर लेगा और काय का PCl5 का भी निर्माण कर लेगा। अच्छा, ये नाइट्रोजन क्यों नहीं कर पाता है, उसका कारण है कि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। 5 यौगिक नहीं बनाता है नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीकरण अवस्था रख सकता है, ठीक। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था में रह सकता है, तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था रखना एक अलग चीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना एक अलग चीज है, और बंद बनाना एक अलग चीज होती है। तो ये 5 वाला हैलाइड कौन नहीं बनाता है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता है, ठीक। बाकी सब 5 वाले हैलाइड बना लेते हैं, ठीक है। अब अपन जो इसमें काम की बातें दी हैं उनकी बात कर रहे हैं। फास्फोरस के ट्राई हैलाइड की बात कर रहे हैं, PCl3 की बात कर रहे हैं। तो PCl3 जो रहता है इसको कैसे बनाया जाता है, अगर अपन ने फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से ही बना रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस की Cl2 से रिएक्शन करवा दो, व्हाइट फास्फोरस की थायोनाइल क्लोराइड से क्रिया करा दो। ध्यान रखना है इसमें 6 लिए हैं और इधर किया लिए 8। अभी अपन PCl5 बनाएंगे, वहां पे 10-10 रहेंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, PCl3 बन जाएगा, ठीक। अब PCl3 जो रहता है ये कैसा होता है, रंगहीन तेलीय द्रव होता है। नमी की उपस्थिति में ये क्या होता है, ये काय में बदल जाता है, फास्फोरस एसिड में, फास्फोरस एसिड। जल में जैसे ही अपन इसको घोलते हैं तो ये क्या होता है, कैसी प्रतिक्रिया देगा, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, और बाद में जल के अपघटन के बाद जो अम्ल बन रहा है उसमें भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये ध्यान रखना है। तो जल में घोलने पर ये क्या बना देगा, H3PO3 बनाता है। ये जो क्लोराइड रहता है इसका पिरामिडल शेप होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लॉन पेयर अमोनिया के जैसा। अगली बात ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ रखा है कि PCl3 की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दो तो ये हटके क्या लग जाएगा, Cl, और एल्कोहल से करा दो तो ये हटके OH हटके क्या लग जाएगा, Cl। तो अभी अपन PCl3 की भी बात कर रहे हैं, ऐसा का ऐसा PCl5 में भी आने वाला है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये देखो फास्फोरस एसिड वाटर के साथ रिएक्शन में भी यही बन रहा है, और PCl5 PCl3 की क्रिया अम्ल से कराने पर और एल्कोहल से कराने पर भी ये बन रहा है। अगली बात है PCl पेंटा फॉस्फेट की, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने पहले ही बोला था कि 10Cl2 ले लो या 10SOCl2 ले लो, मतलब कुल मिला के आधिक में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। PCl5 जो रहता है, एक तो इसकी संरचना के बारे में बातें करना अपने को, हाँ इधर दिया, चलिए। तो पहले अगला ये क्या होता है, ये हल्का पीले रंग का पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। फिर नमी के साथ मिलने के बाद ये क्या बनाता है, डायरेक्ट आप इसको भी याद कर सकते हो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5, तो फास्फोरिक एसिड बनता है इसमें। ये कौन सा एसिड है, फास्फोरिक एसिड में जल अपघटन के बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी होती है, +5। तो उसके आधार पर आप इसकी बात कर सकते हो। इसको गर्म करते हैं अपन तो ये काय में टूट जाता है, PCl5 में और Cl2 में। और क्यों टूट जाता है वो आगे अपन देख रहे हैं। देखें इसकी रिएक्शन जैसी अभी हाल मैंने आपको बताई, वैसी की वैसी रिएक्शन है। ये OH हटेगा, Cl जुड़ेगा, इधर OH हटेगा, Cl जुड़ेगा, और ये क्या बनाता है, POCl3 या POCl3 बनाता है। अगर ये नहीं दिया हो तो आप PCl3 भी बोल सकते हो, PCl3 का भी निर्माण करता है ये, तो दोनों बात सेम रहती है। अगली बात क्या है, काम की बात जो है कि इसकी सिल्वर से रिएक्शन कराते हैं तो एक तो ये बन जाता है, टिन के साथ ये बनाता है। मेन चीज है इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है PCl5 का, ये कौन सी स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये क्या होता है, PCl5 के इसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण है sp3d। इसकी जो संरचना है वो कैसी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसकी संरचना कैसी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसमें ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, इसमें ये 3 बंद 1, 2 और 3, ये बंद तो क्या होते हैं, समान होते हैं और छोटे होते हैं। ये वाले बंद जो हैं ये सामने, इनको अक्षीय बंद बोलते हैं। ये वाले बंद क्या हैं, बड़े बंद हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है 202 पिकोमीटर और 240। इसीलिए इसमें कहने का मतलब PCl5 में बंद लंबाइयां समान नहीं है, PCl3 में थी। इसीलिए आप इसको जरा सा गर्म करते हो तो PCl3 और काय में टूट जाता है, ये Cl2 में टूट जाता है। और जब भी ये रिएक्शन भी करता है तब भी यही काम करता है, 2 Cl को आसानी से क्या कर देता है, दान। ठीक,
इसके बाद इसके बारे में एक और चीज याद रखना है कि PCl5 जो रहता है, अक्षीय और निरक्षीय लंबाइयां होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया, जल अपघटन करने पे ये देता ही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि ठोस, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में क्या होता है, PCl5 है, तो ये दो रूपों में मिलता है, ये मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़ते हैं, एक तो होता है PCl4 पॉजिटिव और एक होता है PCl6 नेगेटिव। इसमें संकरण निकालोगे तो sp3 और इसमें संकरण निकालोगे तो sp3d2 आएगा। ये चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय संरचना है इसकी, और इसकी संरचना कैसी है, अष्टफलकीय। कैसी संरचना है इसकी, अष्टफलकीय। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि PCl5 जो रहता है वो ठोस अवस्था में काय में पाया जाता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव, और एक चतुष्फलकीय और एक कैसा होता है, अष्टफलकीय रूप में मिलता है। इसके बारे में वही क्वेश्चन दिया है कि ये जल्दी से क्या है, टूट क्यों जाता है, उसका कारण क्या है, दो बंद लंबाइयां इसमें क्या होती हैं, दो बंद लंबाइयां समान है, बाकी तीन बंद लंबाइयां समान, कुल मिला के पांचों के पांचों बंद एक जैसे नहीं है। और ठोस अवस्था में कैसा मिलता है, ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय मॉलिक्यूल में मिलता है। अगली बात आ गई काय की, इसके ऑक्सीजन के ऑक्सी एसिड, तीन ऑक्सी एसिड, सबसे पहले इनको छांट लो आप। इसका नाम है हाइपोफास्फोरस, फास्फोरस और फास्फोरिक या ऑर्थोफास्फोरिक। इनकी संरचना आप देखो तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें OH आयन कितने होते हैं, एक, इसके बाद इसमें OH आयन कितने हैं, दो, और इसमें OH आयन कितने हैं, तीन। तो इनकी क्षारकता की क्वेश्चन आता है, एक तो Z जिसको बोलते हैं अपन, क्षारकता कितनी है, 3, इसकी क्षारकता कितनी है, 2, और इसकी क्षारकता कितनी है, 1। आगे अगले उसमें लिखा होगा, इसमें आप देखो इसमें OH आयन कितने हैं, 1 है, और H, P और H बंद कितने हैं, 2। तो ये अच्छा अपचायक का कार्य करेगा, जिसमें PH बंद ज्यादा होते हैं वो अच्छा अपचायक का कार्य करेगा, तो सबसे अच्छा अपचायक ये होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, कौन सा, फास्फोरस, और ये फास्फोरिक, ये क्या होगा, कम अपचायक होता है। अच्छा, इसकी क्षारकता काय पे निर्भर करती है, OH आयनों की संख्या पर, ठीक। एक इन तीनों की अम्लीय प्रबलता के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इनमें अम्लीय प्रबलता, ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, इस पे +3 है और इसमें +5 है। इसके बाद भी इसकी अम्लीय प्रबलता क्या है, ज्यादा है, अम्लीयता का क्रम इसमें ज्यादा होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये एक तो ये हो गया, इनकी संरचना कैसी होती है। फिर दो देखो, पायरोफास्फोरस, पायरोफास्फोरस ये काय से बना है, फास्फोरस से। तो दो मॉलिक्यूल अगर फास्फोरस की मिला दें तो देखो जरा क्या होता है, ये क्या होता है, फास्फोरस में ये OH OH OH, दो मॉलिक्यूल फास्फोरस, ये H इधर, ये OH और ये OH। इसमें तुम्हें क्या करना है, यहां से जल का एक अणु क्या कर देना है, हटा देना है। ये जल का एक अणु मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो देखो जरा ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखो याद करने का तरीका है कि फास्फोरस है, ये भी फास्फोरस है, इसमें पायरो लग गया, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के और जल का अणु हटा देना। सेम ऐसा का ऐसा काय के लिए करना है, ये देखो पायरो आ गया, पायरोफास्फोरिक आ गया। तो पायरोफास्फोरिक काय से बना होगा, ऑर्थोफास्फोरिक से। तो इसमें भी इसके दो मॉलिक्यूल को जोड़ के, ये दो, इसके पास कितने OH हैं, 3, तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पायरो जब भी लगेगा, कब लगेगा, दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेंगे और जल का मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इनके स्ट्रक्चर को भी देखना है आपको, ठीक। इसके बाद अगला क्या है, हाइपोफास्फोरस, ठीक है, हाइपोफास्फोरिक। हाइपोफास्फोरिक में क्या होता है, OH आयनों की संख्या क्या है, 4 है, और दूसरा इसमें PP बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, देखना है। फिर है मेटाफास्फोरिक। तो मेटाफास्फोरिक में क्या है, मेटाफास्फोरिक में इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, और ये ध्यान रखना है कि इसमें ब्रिज ऑक्सीजन कितनी होती है, 3 इसमें क्या पाई जाती है, ब्रिज ऑक्सीजन पाई जाती है। तो पायरोफास्फोरस कैसे बनता है, इनके नाम हाइपोफास्फोरस, फास्फोरस और ऑर्थोफास्फोरिक या फास्फोरिक। इनकी क्षारकता, बेसिसिटी कितनी है और पायरो कैसे बनाया जा सकता है, ये अपन इसमें आपको देखना है। इनके स्ट्रक्चर एक बार बना के देखना है। बेसिसिटी कितनी है ये आप निकाल भी सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया। इन तीनों की याद रख लो, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इनकी 3 होती हैं, बाकी इन दोनों को आप
बना ही सकते हो। और इसमें ये कितने ब्रिज वाली ऑक्सीजन पाई जाती है काय में, मेटाफॉस्फोरिक में, ये अपने को देखना है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता ही है, एक मैं बता देता हूं फिर भी। जैसे मान लो H3PO2 है, तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन पे जनरल क्या मानते हैं अपन, +1, फास्फोरस की X और 2 ऑक्सीजन हर की -2 = 0, तो 3 + X -4 = 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इस तरह से अपन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं और क्षारकता निकाल सकते हैं। अगली बात जो दी है वो इसके बारे में वही जो मैंने बताया था कि भाई pH बंध जिसमें होते हैं वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। ठीक, जैसे कि ये, और ये क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन जोड़ लेता है। तो पहले ये क्या था, देखो ये था इस तरह से H और OH, और ये काय में बदल गया, देखो ये बदल गया OH और OH, इसमें बदल जाता है ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जोड़ लेता है और दूसरे वाले को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। ठीक, और ये H आयन को आयनीकृत करके H आयन को दान नहीं करते हैं। ठीक, इनका H आयन क्षारकता में भूमिका नहीं निभाता है, तो इनकी क्षारकता में भूमिका निभाने के लिए अपने को क्या देखना पड़ता है, ये OH आयन, ये जो रहते हैं वो उनसे इनकी क्षारकता डिसाइड होती है। इसीलिए अपन ने बोला है ये क्या है, द्विक्षारीय है, और ये कैसा है, त्रिक्षारीय होता है। और हाइपोफॉस्फोरस क्या होता है, एक क्षारीय होता है। चलिए अगली बात, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रॉप जो रहते हैं वो क्या होते हैं, एलोट्रॉप मतलब जो एक तत्व है उसके एक से अधिक रूप रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। एलोट्रॉप जो रहते हैं इसमें सबसे पहले 3 एलोट्रॉप होते हैं फास्फोरस के। एक होता है क्या, सबसे मेन जो है वो है व्हाइट फास्फोरस, ये मिलता है P4 में। इसको अगर अपन गर्म कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं, तो ये बन जाता है P4, ये बन जाता है क्या, रेड फास्फोरस। ये कैसा होता है, व्हाइट, ये व्हाइट फास्फोरस, ये बन गया रेड। और अगर इसको टेम्परेचर कम लिया हो लेकिन प्रेशर ज्यादा ले लिया, तो इस टाइप का फास्फोरस बन जाता है, हेक्सागोनल टाइप का, जैसे बेंजीन वाले स्ट्रक्चर होते हैं वैसा बन जाता है। इसे अपन बोलते हैं ब्लैक फास्फोरस। इसका नाम क्या हो गया, ब्लैक, काला फास्फोरस। सबसे ज्यादा क्रियाशील फास्फोरस होता है व्हाइट, सफेद फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। फिर दूसरे नंबर पे रेड वाला, और सबसे कम क्रियाशील है कौन सा, ब्लैक फास्फोरस। स्थायित्व की बात करोगे तो उल्टा जाएगा, ये सब अपन देखना है। फास्फोरस जो रहता है वो, अब इसके एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। पहली बात, फास्फोरस क्या होता है, वैक्स मोम के जैसा ठोस होता है। प्रकृति कैसी है, जहरीली, जल में कम घुलनशील है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में अधिक घुलनशील है। अंधेरे में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, P4O2 से क्रिया करके क्या बनाता है, P4O10 का निर्माण कर लेगा। और मंद मंद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ये क्या होता है, फ्लोरोसेंस का मतलब रहता है, ये थोड़ा सा सफेद सफेद धुआं या चमकीला दिखाई देता है, सफेद कलर का दिखाई देता है, चमकीला हो जाता है। ठीक, धीरे धीरे रिएक्शन करता रहता है। इंपोर्टेंट रिएक्शन अभी हाल अपन ने फॉस्फीन में पढ़ी थी कि विस्मानुपाती अभिक्रिया देता है ये देखो फॉस्फीन बना देता है, पढ़ लिया अपन ने। ठीक, इसके बाद इसकी संरचना इंपोर्टेंट है। P4 की संरचना जो रहती है, इसमें फास्फोरस जो रहता है sp3 संकरित होता है। बंद कोण इसमें तनाव होता है ज्यादा में 60 डिग्री का। sp3 संकरण में कायदे से होना चाहिए था, अगर एक लोन पेयर है तो भी 160 डिग्री का, लेकिन इसमें 160 डिग्री का ना होकर बंद कोण कितना है, 60 डिग्री का होता है, नीट में आया हुआ है। तो 60 डिग्री का बंद कोण होता है, तो इसलिए इसके जो परमाणु हैं उनके बीच में क्या है, तनाव है। तो तनाव है तो जल्दी से ये टूट जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक, इसमें कितने बंध उपस्थित हैं, P और P के, हर फास्फोरस कितने बंध बना रहा है, 3, तो 6 PP बंध उपस्थित हैं। कम स्थायी होने का कारण है कोण में तनाव होना। 107 की जगह कितना है, 60 डिग्री का कोण है, इसलिए इसमें क्या है, तनाव है। फास्फोरस पे ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस पे संकरण क्या है, sp3। P4 होता है, ये मूल रूप है काय का, फास्फोरस का, जो ज्यादा क्रियाशील है। क्रियाशील होने का मेन कारण क्या है, कोण तनाव, कोण में विकृति है। अगला अपन ने जो बात करी कि ये ब्लैक फास्फोरस, तो ब्लैक फास्फोरस में देखो ये वाला जो बंध था वो हट गया है, तो जिसके कारण इसमें कोण तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हाइट की तुलना में क्या होता है, ये अधिक स्थायी है। ठीक, इसके बाद ये क्या है, व्हाइट की तुलना में क्या होता है, बहुलक बन जाता है। ठीक, और ये अंधेरे में चमकीला नहीं होता है, ना ही जहरीला होता है उसकी तुलना में। ठीक,
और क्षार के साथ क्रिया करके फॉस्फीन उत्पन्न नहीं करता जैसा वो कर रहा था। कुल मिला के ये क्या होता है, कम क्रियाशील है, ठीक है। और एमोर्फस होता है, वो कैसा होता है, एमोर्फस मतलब अक्रिस्टलीय होता है। तो बस स्थायी रूप ज्यादा स्थायी है, ये मेन चीज है, ये ध्यान रखना है। क्रियाशीलता क्या है, कम है। इसके बाद आ गए अपन ब्लैक फास्फोरस पर। तो ब्लैक फास्फोरस की संरचना मैंने आपको बताई थी, वो होती है 2 रूपों में मिलता है ये ब्लैक फास्फोरस भी, अल्फा में और बीटा में, ठीक। और इसकी जो संरचना होती है वो इस टाइप की जाल के समान पॉलीमेरिक संरचना होती है, ठीक। इसके बाद ये चीज ध्यान रखना है एक तो कि क्या होता है कि ज्यादा स्थायी रूप कौन सा है, ये स्थायित्व का क्रम है, स्थायी रूप। और अगली बात यह है कि व्हाइट फास्फोरस को यदि आपने क्या कर दिया है, उच्च ताप पे, यहाँ पे तापमान क्या है ज्यादा, गर्म कर दिया तो रेड फास्फोरस बन जाएगा। तापमान कम लिखा है लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर करते हुए प्रेशर ज्यादा कर दिया तो क्या बन जाएगा, ब्लैक फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस से ही क्या बनता है, रेड, और रेड से ही क्या बनता है, ब्लैक फास्फोरस बनता है, ठीक। तो ये यहाँ तक जितना एनसीईआरटी में दिया गया था वो पी ब्लॉक अपना क्या हो गया है, नाइट्रोजन फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में अपन ऑक्सीजन फैमिली की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड गुड लक।